दोस्तों, कल के वीडियो में हमने यह देखा था कि संविधान को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उन्हीं में से हमने एक आधार देखा था संकलन के आधार पे। और जब संकलन के आधार पे संविधान को वर्गीकृत किया था तो दो तरीके के संविधान निकल के आए थे, लिखित और अलिखित। तो हमने थोड़ा सा लिखित और अलिखित में अंतर जाना था। तो आज हम लिखित और अलिखित में कुछ अंतर को और समझेंगे। उनमें से अंतर को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो जैसा कि हमने पहला अंतर यही देखा था कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में मात्रा का अंतर होता है, ना कि प्रकार का। वास्तव में दोनों में जो अंतर निकाला जाता है वो मात्रा के आधार पर। कैसे? जिस संविधान में लिखित अंश, तो पहला अंतर यही हो गया कि जिस संविधान में लिखित अंश ज्यादा होगा और अलिखित अंश कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान। वहीं जिस संविधान में लिखित अंश कम होगा तथा अलिखित अंश ज्यादा होगा, उस संविधान को हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरा अंतर ये निकल के आता है कि जब हमने कहा कि लिखित संविधान, तो लिखित संविधान अगर है तो यानी उसको लिखा गया है। तो लिखा गया होगा तो कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया होगा, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। तो वास्तव में लिखित संविधान जो होता है उसका निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। क्योंकि संविधान अगर लिखा गया है, जिस तरीके से एक किताब को लिखा जाता है तो उसका कोई ना कोई राइटर होता है, उसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि संविधान लिखित है तो उसको भी कुछ लोगों द्वारा लिखा गया होगा, जिसको हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो जहां भी लिखित संविधान होगा उसका निर्माण किसने किया होगा? संविधान सभा ने। वहीं अलिखित संविधान में संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान सभा नहीं होती है, यानी इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरा जो अंतर होता है कि इसको बनाने में लिखित संविधान को बनाने में एक निश्चित समय लगता है। जैसे भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। वहीं अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसके बनाने में कोई निश्चित समय नहीं होता। कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसको किसी एक निश्चित समय में अलिखित संविधान को नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में ये धीरे धीरे उभर के सामने आता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे अंतर की, तो एक अंतर और निकल के आता है लिखित और अलिखित में, कि लिखित संविधान को जब बनाया गया, लिखा गया और एक संविधान सभा ने लिखा, तो इसको एक निश्चित तिथि पे लागू भी किया जाता है। तो लागू होने की एक निश्चित, संविधान सभा के लागू होने की एक निश्चित तिथि होती है। जैसे हम जानते हैं कि भारत का संविधान एक निश्चित तिथि को लागू हुआ था, जो कि हम जानते हैं क्या था? 26 जनवरी सन 1950। वहीं अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसके लागू होने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। लागू होने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है भाई। जैसे ब्रिटेन का संविधान, अब क्या कोई बता सकता है कि ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ? जब उसको बनाया ही नहीं गया, उसको लिखा ही नहीं गया, उसको किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा, तो वो लागू कब होगा? तो हम यह देखते हैं, एक अंतर ये निकल के आता है कि जो लिखित संविधान होता है उसको लागू करने की एक निश्चित तिथि होती है। वहीं अगर हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो अलिखित संविधान के लागू होने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। पांचवा अंतर अगर हम देखें
तो पांचवा अंतर ये निकल के आता है कि जो लिखित संविधान होता है उसमें राज व्यवस्था के सारे प्रकृति खुले होते हैं। राज व्यवस्था अपनाने, राज व्यवस्था कौन सी प्रकृति की होगी, राज व्यवस्था कौन सी प्रकृति की होगी, इसको अपनाने का विकल्प खुला होता है। और वहीं अगर आलिखित संविधान में अगर बात करें तो यहां पे राज व्यवस्था की जो प्रकृति होती है, यहां विकल्प नहीं होते हैं यहां, बल्कि राज व्यवस्था की जो प्रकृति होती है आलिखित संविधान में वो फिक्स होती है, जो कि क्या होती है, एकात्मक होती है। वास्तव में दुनिया में दो तरीके की राज व्यवस्था पाई जाती है, एक संघात्मक राज व्यवस्था और एक एकात्मक। तो जब हम कह रहे हैं कि संविधान लिखित है तो लिखा गया है, तो संविधान सभा ने जब उसको लिखा है तो उन्होंने एक प्लानिंग के तहत लिखा है, ठीक है, उसको एक निश्चित रूप से एक निश्चित प्लानिंग करके उसको लिखा गया है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में दोनों विकल्प खुले होते हैं कि राज व्यवस्था की हम संघात्मक प्रकृति को अपनाएंगे कि एकात्मक प्रकृति को अपनाएंगे। वहीं अगर आलिखित संविधान की बात करते हैं तो वहां विकल्प नहीं होता, वहां वास्तव में जो आलिखित संविधान होता है वहां की संविधान, वहां की राज व्यवस्था की प्रकृति जो होती है वो एकात्मक होती है, जबकि लिखित संविधान में दोनों विकल्प खुले होते हैं कि संविधान सभा संघात्मक व्यवस्था को अपना रही है कि एकात्मक व्यवस्था को अपना रही है। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उन्होंने यह निश्चित किया, उन्होंने यह सोचा कि हम जो अपने संविधान में जो व्यवस्था अपनाएंगे, राज व्यवस्था की प्रकृति को जिसको अपनाएंगे वो होगी संघात्मक प्रकृति, ठीक है। दूसरी चीज, छठवां अंतर अगर हम देखें तो जहां भी लिखित संविधान होगा वहां न्यायपालिका ज्यादा ताकतवर होगी। देखिए दोस्तों, जहां भी संविधान लिखित होगा वहां सरकार के तीनों अंगों की अगर हम बात करें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उन तीनों अंगों में न्यायपालिका ज्यादा ताकतवर होगी। जैसे अगर हम भारत का संविधान की बात करें तो लिखित संविधान है, यहाँ न्यायपालिका को अगर देखा जाए तो तीनों अंगों में यानी विधायिका, कार्यपालिका में से यहाँ पे ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। वहीं अगर हम आलिखित संविधान की बात करते हैं तो आलिखित संविधान में विधायिका ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान आलिखित संविधान है, वहां संसद ही सर्वोच्च है। तो जहां भी आलिखित संविधान होगा वहां विधायिका ज्यादा ताकतवर होती है तीनों अंगों के अपेक्षा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा लिखित और आलिखित संविधान में कुछ हमने विशेषताओं को देखा। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया कि राज व्यवस्था की प्रकृति, तो वास्तव में पूरे दुनिया में राज व्यवस्था की दो प्रकृति देखने को मिलती है। राज व्यवस्था की दो प्रकृति देखने को मिलती है। राज व्यवस्था की प्रकृति एक तरीके की होती है राज व्यवस्था संघात्मक, जैसा कि हमारे भारत में है संघात्मक। दूसरी राज व्यवस्था होती है एकात्मक, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए संघात्मक जो राज व्यवस्था होती है, संघात्मक राज व्यवस्था सारी शक्तियां एक केंद्र में, नहीं सॉरी, जहां संघात्मक व्यवस्था होगी वहां शक्तियों का वहां शक्तियां केंद्र और राज्यों में बट जाती है। मतलब क्या हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है केंद्र और राज्य में, यानी दो तरीके की सरकार पर। जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां शक्तियां दो स्थानों पे बटेंगी, एक होगा केंद्र सरकार और एक होगा राज्य सरकार। जबकि जहां एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाएगी वहां पे सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है, ठीक है।
दूसरी अगर हम विशेषता देखें संघात्मक और एकात्मक में, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुश होने की संभावना कम होती है। भाई जब शक्तियों को दो जगहों पे, दो स्तरों पे बांट दिया गया, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों को बांट दिया गया, तो वहां पे क्या हो जाती है, निरंकुश होने की संभावना कम होती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, निरंकुश होने की संभावना अधिक होती है। भाई अगर सारी शक्तियों को एक ही जगह पे केंद्रित कर दिया गया, तो अगर वो सही से चलाएंगे शासन तो सही से चलेगा, अगर वो कहीं निरंकुश हो गए तो वो निरंकुश हो गए, तो वहां पे संभावना क्या होगी, ज्यादा निरंकुश होने की, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही जगह पे केंद्रित कर दी गई हैं। और वहीं अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, तो वहां शक्तियों को जो है बांट दिया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, तो वहां पे निरंकुश होने की संभावना कम होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुश होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा अंतर अगर हम देखें, तो वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा होता है, वो आपसी कोई समझौता नहीं होता है कि आप ये शक्तियां लोगे, मैं ये शक्तियां लूंगा। वहां जो शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा वो संविधान ही करता है, संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कौन करेगा, खुद संविधान करता है। वहीं अगर हम एकात्मक शासन व्यवस्था में की बात करें, तो वहां भी राज्य सरकारें, वहां भी राज्य होते हैं, सरकारें नहीं होती है, लेकिन राज्य होते हैं। शासन को सही से चलाने के लिए केंद्र क्या करता है, उसको कई इकाइयों में बांट देता है, लेकिन उन इकाइयों को जो शक्ति मिलती है वो, यानी राज्यों को प्राप्त शक्तियां, राज्यों को प्राप्त शक्तियां केंद्र की कृपा पर निर्भर करती है। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, वो संविधान नहीं करता है। वहां केंद्र जितनी शक्तियां उसको सही लगती हैं कि राज्यों को देना है, वो उतनी ही शक्तियां देता है। वहां पे क्लियर कट संविधान द्वारा कोई शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, बल्कि वो वहां राज्यों को जो शक्तियां मिलती हैं वो केंद्र सरकार की कृपा पर होती है कि केंद्र किसको कितनी शक्ति देगा, कब देगा, कब वापस लेगा, ये केंद्र सरकार पे डिपेंड होता है। वहीं अगर देखा जाए संघात्मक शासन व्यवस्था में, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है कि राज्यों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो केंद्र सरकार की कृपा पे होती हैं, बल्कि शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है वो खुद संविधान करता है। चौथी अगर बात करें दोनों में थोड़ा अंतर की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था प्रायः भौगोलिक रूप से बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था ज्यादातर वहीं अपनाया जाता है जहां कोई देश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर वो भौगोलिक रूप से बड़ा है तो अगर हम सारी शक्तियों को किसी एक जगह पे केंद्रित कर देंगे तो वहां पे शासन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम शक्तियों को बांट देंगे छोटे छोटे इकाइयों के बीच में, जिनको हम राज्य सरकारें कहते हैं, तो वहां शासन चलाना ज्यादा आसान होगा। इस नाते जहां भी भौगोलिक रूप से कोई बड़ा देश होगा वहां पे ज्यादातर करके संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाता है। वहीं एकात्मक शासन व्यवस्था कहां अपनाया जाता है, प्रायः भौगोलिक रूप से छोटे देशों में, छोटे देशों। अगर हम एक अंतर की और बात करें, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां दो सदनों, वहां ऐसे सीधे लिखे, दो स्तरीय
दो स्तरीय विधायिका आवश्यक। जैसे भारत के संविधान में कौन सी राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है? संघात्मक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो संसद होती है, यानी जो यहाँ की विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, वहां पे देखा जाए तो लोकसभा भी होती है और राज्यसभा, यानी द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ऐसे देश जहां संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है वहां दो स्तर के सदन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। एक सभा क्या करती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वो पूरे देश से लोग चुन के आते हैं उसमें, तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा क्या करती है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में लोगों के लिए, लोगों द्वारा जो चुन के लोग आते हैं उनके लिए अलग सभा होती है, वहीं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए अलग सभा होती है। वहीं अगर एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो प्राय नहीं बल्कि यहां दोनों सदनों का होना आवश्यक नहीं है। दोनों सदनों का होना आवश्यक, क्योंकि यहां पे सारी शक्तियां एक ही स्थान पे केंद्रित होती हैं, तो यहां पे राज्यों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इस नाते एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रायः कोई जरूरी नहीं होता है कि दोनों सदनों को अपनाया जाए। वहीं अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ राज्यों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना संघ को दिया जाता है। इस नाते दो सदनों की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।